नमस्कार। बीजेपी के नए सांसद जयंत सिन्हा का परिचय बड़ा दिलचस्प है। ये हजारीबाग से सांसद हैं और इस लोकसभा में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, उनमें से एक ये हैं। तो एक तो अच्छी शुरुआत हुई है कि आईआईटी के लोग अब लोकसभा में पहुंचने लगे हैं। ये मैकेंजी के साथ काम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट के स्पेस में बहुत काम कर चुके हैं, दुनिया की कई कंपनियों के साथ काम किया है। इनका आखिरी असाइनमेंट था उमिडियार नेटवर्क में, जिसमें ये भारत प्रमुख थे और इनकी ग्लोबल एग्जीक्यूटिव कमिटी में थे। वहां से अचानक इस्तीफा दे करके राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का फैसला किया और हजारीबाग से शानदार तरीके की जीत के साथ आप आए हैं। जयंत जी, आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चर्चा यही हो रही है कि देश का नैरेटिव बदल गया है और गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये 2 चीजें हैं जो अब इस देश का कैच फ्रेज होना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सब लोग जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी, और इस रिवाइवल में सीएनबीसी आवाज के जो दर्शक हैं उनकी ज्यादा दिलचस्पी इस बात में होती है कि बहुत सारा पैसा अगर बाहर से आ जाए तो क्या इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है रिवाइवल इसके साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसी बात है कि सेंटिमेंट एक ऐसी चीज है, सेंटिमेंट एक ऐसी चीज है कि वो स्विच आप दबाइए वो बदल जाती है। अच्छा, प्रोजेक्ट जो है, योजनाएं जो हैं बड़ी बड़ी, उनको चलाना, लैंड एक्विजिशन करना, ये सब चीजें हैं, उनमें देरी लगती है, परंतु सेंटिमेंट ओवरनाइट बदल जाता है। और सेंटिमेंट तो बदल रहा ही था, क्योंकि एग्जिट पोल से लग रहे थे कि मोदी जी की सरकार आने वाली है। अब सरकार आ गई है और इस बहुमति से आई है, इसलिए सेंटिमेंट जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बदल गया है। और मुझे लगता है, कई लोग कहते हैं कि भाई मार्केट ने प्राइस इन क्या किया हुआ है, तो मेरा अनुमान तो ये है कि मार्केट ने प्राइस इन किया था कि एक ठीक ठाक सरकार बनेगी, मतलब इतनी मजबूत सरकार नहीं बनेगी। और मोदी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, अपना मतलब रूप बदलते चले गए हैं कि पहले तो चुनाव में मतलब चुनावी प्रचार को वो उसका नेतृत्व दे रहे थे, परंतु कल सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में एक बहुत अनहोनी बात हुई है, बहुत एक अद्भुत बात हुई है, और ये हुई है कि हमने उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। एक बहुत बड़े स्टेट्समैन के एक बहुत बड़े भाषण था। जी बिल्कुल, वो उनकी हैसियत नजर आई। यानी कि जो अभी तक जो मार्केट में जो प्राइस इन हुआ है, मैं तो कहूंगा कि वो फर्स्ट लेग ऑफ द रैली है। ठीक है, यानी अब जो रैली आएगी, क्योंकि जो अब मोदी जी इस प्रकार का नेतृत्व हिंदुस्तान को देंगे, जो हमारी इकोनॉमी जो है $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मेरा तो अनुमान होगा कि अगले 5, 10, 15 साल में $2 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हम 2 से पहले 5 ट्रिलियन और उसके बाद 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं तो कुछ बड़े काम करने होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाजार का सेंटीमेंट एकदम इनके आने भर से और एक मजबूत सरकार के आने भर से सुधर गया है, लेकिन आफ्टर ऑल जो पैसा लगाता है वो देखता है कि ठोस एक्शन क्या लेंगे और मेरे उस पैसे पर 10-15% जो भी है वो रिटर्न ठीक से आएगा कि नहीं आएगा। तो वो कौन सा बेसिस है जिसमें हम माने कि बहुत सारा एफआईआई फ्लो आ जाए बिना अभी सरकार के बड़े अनाउंसमेंट के, क्योंकि उसका इंतजार है कि प्राइवेटाइजेशन पर आपकी क्या पॉलिसी होने वाली है, आप इन्वेस्टमेंट को किक स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल कितनी तेजी से देंगे, और सबसे बड़ी बात फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन, पहला सिग्नल तो यही देना होगा। नहीं, बिल्कुल सही है, पर देखिए मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं। मैं एफडीआई की बात नहीं कह रहा हूं, मैं पेंशन फंड्स की बात कह रहा हूं, इंडाउमेंट्स की बात कह रहा हूं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स की बात कह रहा हूं। इनके पास इतना इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पैसा इस समय साइडलाइंस पे बैठा हुआ है। जब ये हिंदुस्तान के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स देखें और सोचें कि भाई $2 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो लॉन्ग टर्म मनी आएगा और वो हॉट मनी नहीं है, बिल्कुल वो इस बाजार में रहेगा। अच्छा, जैसे जैसे ये लॉन्ग टर्म मनी आता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पे, तो जो शॉर्ट टर्म मनी है उस मोमेंटम ट्रेड के साथ शॉर्ट टर्म मनी भी आएगा। और एक बात आप भूल रहे हैं, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की और एफआईआईज की आपने बात की। देखिए आज तक हिंदुस्तान के शेयर बाजार में जो रिटेल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो और मार्केट्स में है, वो नहीं है मुझे लगता है। और आपने कहा कि क्या हो सकता है कि 2-3 चीजें जो एकदम और मतलब सेंटिमेंट की ज्यादा और आगे मतलब क्या मेजर, रियल एक्शन जिससे लोग रियल एक्शन। यहाँ पैसे, तो मैं आपको रियल एक्शन बताता हूं, वो जो फाइनेंशियल साइड पे है, रियल इकोनॉमी में नहीं, फाइनेंशियल साइड में। देखिए आप पेंशन फंड्स को देखिए। हाँ, आज के जमाने में हिंदुस्तान में पेंशन जो लायबिलिटीज हैं बहुत ज्यादा हैं, पर सब जो है वो प्रोविडेंट फंड में जा रही है। थोड़ा बहुत हम लोग वहां रिफॉर्म करें, हाँ, यानी कि जो लोगों का पेंशन का जो पैसा है अगर वो शेयर बाजार में आने लग जाए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का,
तो देखिए शेयर बाजार का जो अपवर्ड ट्रेंड है वो आएगा। अब देखिए अगर आप अमेरिका का मार्केट देखिए, जापान का मार्केट देखिए, यूके का मार्केट देखिए, इनमें पेंशन पैसा बहुत आता है। सो डोमेस्टिक पेंशन पैसा को भी लाना चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक तरफ से लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने कहा पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, उनका आ रहा है। साथ साथ अगर लॉन्गर टर्म मनी हमारा इंडियन पेंशन का आने लगे तो ये मार्केट में जो तेजी आ जाएगी वो बहुत अजीबोगरीब होगी। ये आपने ठीक कहा, लेकिन इन पैसों को जो डोमेस्टिक सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में लाने के लिए हमको सामने अच्छी नई कंपनियां चाहिए, क्योंकि जितनी कंपनियां हैं जो ब्लू चिप हैं जिनमें रिटर्न सेफ है मेरा, वो तो बहुत महंगी हो गई हैं। जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें वो शॉर्ट टर्म वाले और जो ट्रेडिंग वाले हैं उनके लिए ठीक है। एक तो इस इन्वेस्टर को लाना और तब उसको भरोसा दिलाना कि तुम्हारा पैसा सेफ है, और तीसरा उसके लिए ऑप्शन होना। उसके लिए बिजनेसेस चाहिए जो शुरू हों और फिर आईपीओ बाजार वापस शुरुआत हो। ये करने के लिए क्या करना होगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए मिड कैप्स हिंदुस्तान में अनेक हैं, कई सारे अच्छे मिड कैप्स भी हैं, और ये जो मिड कैप्स हैं इनको कैपिटल चाहिए ग्रोथ के लिए। मोस्ट ऑफ देम नीड कैपिटल। तो इनको रिकैपिटलाइज करना है, इनकी इक्विटी बढ़ानी है, इनके बैलेंस शीट्स को मजबूत बनाना है, तो उनको कैपिटल की जरूरत होगी। तो ये कैपिटल उनके पास आना चाहिए। साथ साथ जैसे मिड कैप्स हैं उनको हम लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो जो है वहां सप्लाई साइड पे भी हमें अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो मुझे लगता है कि जो अभी जो कैपिटल फ्लोज आ रहे हैं ये आएंगे, काफी सारे आएंगे। जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज हैं, BHEL, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है, जिनमें ऑलरेडी जबरदस्त बुल मार्केट चल रहा है, वो चलता रहेगा इन लार्ज वेल कैपिटलाइज कंपनीज में। पर जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ने लगेगी, जो मुझे लगता है 3-6 महीने में होगा पोस्ट बजट, तब इनके लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनने लगेंगी और ये कैपिटल मार्केट्स में आएंगे। जो मिड कैप, स्मॉल कैप हजारों कंपनीज हैं, और वो भी फिर अपने बैलेंस शीट्स को मजबूत बनाएंगी और इक्विटी रेस करेंगी और ग्रोथ के लिए। तो ये सब जो डायनामिक्स होता है मॉडर्न डे की आज की ग्लोबल इकोनॉमी, ये डायनामिक्स आदमी को मैनेज करना है कि एक तरफ से कैपिटल आ रहा है, दूसरी तरफ से बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये हमें डायनामिक्स को एकदम ठीक करना पड़ेगा जिसमें कि अच्छा बैलेंस रहे और मार्केट ऊपर चलते जाए। और इसको पहला बूस्टर देने के लिए आपने बजट और 3 से 6 महीने का जिक्र किया, तो क्या ये माना जाए कि जो सरकार के हाथ में है वो पहली चीज तो यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता हुआ दिखा दे अगले 6 महीने में? नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए जो अभी स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी तो बात ये होगी, मैं दावा तो ये करूंगा कि हमें बहुत जरूरी है कि जो 200 टॉप प्रोजेक्ट्स हैं इनको बहुत हम लोगों को बारीकी से इनको मॉनिटर करना है, क्योंकि बहुत कुछ जो है उनके डाउनस्ट्रीम है। चाहे आप वो कंपनीज को ही ले लीजिए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, चाहे आप उनको सप्लायर्स और वेंडर्स को ले लीजिए जो निर्भर हैं कि इनकी बिजनेस का आगे बड़ा मतलब ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर आप बैंक्स को ले लीजिए, काफी कुछ जो हमारे एनपीएस हैं वो फंसे हुए हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं। तो ये जो टॉप 200 प्रोजेक्ट्स हैं इनको हमको चलाना जरूरी है। तो एक तरफ ये बात है। दूसरी तरफ बजट, अगर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे अच्छे अगर कोई मतलब मेजर्स आए, नीतियां आए, तो बड़े अपॉर्चुनिटीज यहां से भी तैयार हो जाएंगी। एक बात अभी डिबेट में है और उस पर बीजेपी ने पहले अपनी राय रखी है कि प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट एक रास्ता नहीं है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि सरकार के सामने ये कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है कि पब्लिक में चूंकि एक बहस है, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, तो थोड़ा तो अभी डिले कर दें। लेकिन मेरा मानना है कि ये डिले बहुत खराब होगा। मेरी एक राय है कि क्रोनी कैपिटलिज्म की शुरुआत शुद्ध रूप से पीएसयूज से होती है। तो या तो आप पीएसयूज को इतना दम हो, पॉलिटिकल विल हो कि सरकार की मिल्कियत रहते हुए ठीक कर देंगे, या प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जो हमारा जो पीएसयू का जो सेक्टर है, इसमें एक पैकेज ऑफ मेजर्स की जरूरत है। यानी एक तो प्रोफेशनलाइजेशन, जैसे मोदी जी ने कई बार कहा है, उन्होंने गुजरात में दिखाया भी है कि किस तरीके से प्रोफेशनलाइज किया जाए। तो उनको ऑपरेटिंग ऑटोनॉमी देना है, अच्छा से अच्छा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया जा सकता है वो करवाना है, अच्छे डायरेक्टर्स लाने हैं, अच्छे मैनेजमेंट टैलेंट देना है, पर साथ साथ उनको कैपिटल भी की भी बहुत ज़रूरत है। चाहे आप पीएसयू बैंक्स को ले लीजिए या हमारे कोल इंडिया वगैरह को ले लीजिए, तो उनको भी कैपिटल मार्केट्स में जाके कैपिटल उनको लेना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। पर जो लोग हैं जो कहते हैं कि सीधा आप प्राइवेटाइजेशन कर लीजिए, डाइवेस्टमेंट कर लीजिए, वो मतलब एक सूत्री, मतलब एक ही बिंदु की बात है। हमें कॉम्प्रिहेंसिव उसके बारे में सोच होनी चाहिए, मतलब कि सब बातें मिला जुलाकर हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार से जो पूरा हमारा पब्लिक सेक्टर जो आज बड़ी बुरी हालत में बहुत कमजोर हो गया है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। जो पूरे चुनाव में बहस थी वो थी एक महंगाई को लेकर के और दूसरा था जॉब्स को लेकर के। इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगा कि महंगाई को कम करना इतना आसान नहीं है, तो जो अब नई सरकार आएगी उसके पहले कदम क्या हो सकते हैं? नहीं, देखिए मेरा तो ये कहना होगा कि जो आज डॉक्टर राजन इन्फ्लेशन को एनिमी नंबर 1
यानी कि चाहे जो भी कुछ करिए, पहली चीज हमको प्राथमिकता इन्फ्लेशन की कंट्रोल में लाना है। वो मुझे लगता है सही नीति है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो सबको उससे बहुत हानि होती है। पूरे जो जनता की, चाहे आप कुछ भी अगर आप बातें उनसे कर लीजिए तो पहली बात उनसे हरदम यही आती है कि भाई आप महंगाई को रोकिए। इसलिए महंगाई को रोकना बहुत जरूरी है, चाहे वो सप्लाई साइड मेजर्स हम लोग लागू करें तो करने की है, या आप डिमांड साइड मॉनेटरी मेजर्स आप लागू करिए, जो हम लोगों ने लागू कर दिया है, जो डॉक्टर राजन कर रहे हैं। इसलिए महंगाई को रोकना बहुत बहुत सख्त जरूरी है। अब जो होना है महंगाई रोकने के लिए, वो दिल्ली से होना है, फिस्कल टूल के जरिए होना है और सप्लाई साइड को ठीक करने से होना, लेकिन ये सारे काम लॉन्ग टर्म है। सप्लाई साइड वाले कुछ कुछ मेजर्स लॉन्ग टर्म है, कुछ कुछ शॉर्ट टर्म भी हैं। जैसे कई लोगों ने कहा है कि जो एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कमेटी, उसमें से आप फूड्स एंड वेजिटेबल्स को कंट्रोल कर दीजिए, उनको वहां से हटा दीजिए। एक बार वो जो वहां जो कंट्रोल है वो आप हटा दीजिएगा तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। आप ये राय रखते हैं कि सरकार के शुरुआती कामों में एपीएमसी एक्ट का खात्मा एक बड़ा कदम हो सकता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि इसको बड़ी ठीक तरीके से हमें सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो सप्लाई साइड को बूस्ट करने के लिए जहां से महंगाई आती है वो करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए, और जो लॉन्गर टर्म मेजर्स हैं, जैसे मैंने कई बार अपने आप खुद कहा है कि हमें सिंचाई लाना है, पर सिंचाई लाना कोई जल्दी चीज नहीं है, उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं सप्लाई साइड के, वो सब तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ कर उनको जल्द से जल्द हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी इस पूरे प्रसंग में हम लोग जब भी बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि देश की तरक्की करनी है तो बाहर से पैसे लाने होंगे एफडीआई के टर्म में। उसका एक काउंटर नैरेटिव ये है कि एफडीआई के पहले आप अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ही प्रेरित कर दें, क्योंकि उनके पास मात्र 3 लाख करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है और वो पैसा लगाना नहीं चाहते थे, दुनिया के दूसरे देशों में जाके लगा रहे थे, क्योंकि यहां पर फ्रस्ट्रेशन हो रहा था उनको, क्योंकि प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो रहे थे उनके भी। आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक कॉर्पोरेट लीडरशिप को जागृत करने के लिए और जल्दी से एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर आप हमारे उद्योगपतियों से बात करिए तो उनमें भी माहौल काफी बदल गया है ना। वो भी अब बड़े ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हो गए हैं कि भाई हमारा भी अब जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वो भी आगे तरक्की करेगा, विकास करेगा। तो मुझे लगता है कि वो जो माहौल था वो बदलने लग गया है और बदलता जाएगा जब बजट वगैरह आते हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक मनी हमारे पास बहुत है। पर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि आज के समय जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जहां उनकी सेविंग्स है, वो कहां जा रहे हैं? वो बैंक में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बैंक में नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं। वो जा रहे हैं सोने में, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट उसके कारण खराब होता चले जा रहा है। तो वहां से हम लोग को गोल्ड से निकालकर, सोना से निकालकर हमें इक्विटी मार्केट्स में डालना है या बॉन्ड्स में डालना है। साथ साथ जो रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा जा रहा है इन्फ्लेशन हेज के कारण, वहां से हमें लाना है। तो जो हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के पास हो या हमारे डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हो, वो जो सेविंग्स हैं उन्हें हमें इकोनॉमी में डिप्लॉय करना है। अभी वो नहीं डिप्लॉय हो पा रहा है। क्या ये भी माना जाए, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हुई है कि इस पर मोटे तौर पर कंसेंसस है कि गोल्ड जो पड़ा हुआ है उसके लिए कोई ना कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का कोई एक अच्छे रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट जल्दी से जल्दी क्रिएट किया जाए, तो ये भी शुरुआती कदमों में हो सकता है सरकार के? जी, और अगेन हमें क्या है, हमें सोचना है कि जो हमारे कैपिटल मार्केट्स हैं, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट अभी भी हिंदुस्तान की $2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, मैं कहूंगा थोड़ा सा इलिक्विड है। और अभी जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स नहीं है। पर तब आप बॉन्ड मार्केट पे जाइए, बॉन्ड मार्केट तो हम लोग का इतना अंडर डेवलप्ड है, इतना कमजोर है, इतना की मतलब जरूरत है इसको आगे बढ़ाने के लिए कि मैं क्या बताऊं आपको। तो इसलिए जो हमारे कैपिटल मार्केट्स है उनको डीपर, मोर लिक्विड बनाना है, और उसमें बॉन्ड मार्केट्स का खास खर्च है। अब एक बात करना चाहूंगा जिसमें कि आपका राज्य और वो मेरा भी राज्य है, सबसे ज्यादा पिछड़ गया 40% खनिज संपदा के बावजूद। और जितने विवाद हुए हैं पिछले दिनों में, या जो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं कोल या दूसरे मिनरल्स में घपलों को लेकर के, जहां अप्रूवल नहीं है, जहां डिलेज हैं, और मुझे लगता है कि इस पूरे कंपोनेंट को फिक्स करना बहुत जरूरी है। जो टोटल माइनिंग सेक्टर है, इसमें क्या करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, जैसे आपने पहले ही कहा था कि सुशासन लाना बहुत जरूरी है, और अगर माइनिंग सेक्टर को देखा जाए तो वहां सुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि माइनिंग में ये है कि स्टेट गवर्नमेंट में काफी कुछ रहता है और स्टेट गवर्नमेंट काफी कुछ माइनिंग को चला सकती है या रोक सकती है। और अगर आपकी राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आपकी अगर वीक है, कमजोर है और बस लूटमार में लगी हुई है, विनाश की राजनीति में लगी हुई है, तो वहां आपकी कोई प्रगति, कोई तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए हमें 2-3 चीजें करनी है। जैसे झारखंड जैसे प्रदेश, जो मेरा प्रदेश है,
उसके विकास के लिए। पहली बात तो यह है कि हम लोगों को सेंटर से जो भी हम लोगों को कंट्रोल करना हो, जैसे कोल ब्लॉक्स की आप बात कर रहे हैं, कोल ब्लॉक का एलोकेशन तो कोल जो है वो तो सेंटर के पास है, तो सेंटर के द्वारा वहां हमको ठीक करना है, पॉलिसीज ठीक करनी है। लैंड एक्विजिशन भी एक केंद्र का मुद्दा है, तो लैंड एक्विजिशन भी हम लोग को ठीक ठाक करना है। तो जो केंद्र की तरफ जो चीजें हैं, और उनसे पूरा मुझे विश्वास और भरोसा है कि वहां हम लोग जल्द से जल्द जो ठीक नीतियां हैं वो ले आएंगे। पर फिर हमें साथ साथ ये कोशिश करना है कि जो प्रदेश हैं, जैसे झारखंड की सरकार है, वो भी एक भागीदारी में, एक टीम वर्क के साथ काम करे। अगर वो लूटमार में लगे हुए हैं, जो आज की सरकार, मुझे बहुत दुख होता है ये कहकर कि आज की सरकार झारखंड में बस लूटमार और विनाश की राजनीति में लगी हुई है। मुझे मालूम है, प्रमाण है, सबूत है, मैं तो अपनी आंखों से खुद देखा हूं कि किस प्रकार कोयले की चोरी हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये बताएं, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि केंद्र के जो परमिशंस हैं वो अगर हो भी जाएं तो राज्यों को साथ आना होगा। तो झारखंड की जो परिस्थिति है, और उड़ीसा में एक अलग पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में अलग पार्टी की सरकार है, खास करके इन 3 राज्यों पर हम केंद्रित करें जहां राज्य सरकार के पास भी अप्रूवल रुके हुए हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट तो इस तरीके के हैं जिनमें राज्य सरकार अगर तेजी के साथ सेम पेज पे नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं हो रही है, तो परमिशन नहीं मिल पाएगी। इसको नई सरकार कैसे हैंडल करेगी? नहीं, देखिए, कई बार मोदी जी ने कहा है कि आज का मतलब इस जमाने में खासकर जो कैबिनेट है वो प्रधानमंत्री और मंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स हैं, पीएम एंड सीएम। तो ये हमें एक टीम बनानी है। मुझे लगता है कि इस सोच में एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि हमें सब मुख्यमंत्रियों को बुलाकर ऐसी नीतियां और उनको स्पष्टता से उनको समझाना होगा कि ये विन विन है। और अगर हम जनता की सोच से, विकास की राजनीति के बारे में सोचे और जनता के बारे में सोचे, तब मुझे लगता है कि अगर हम जनता का लाभ करेंगे, जनता के लिए हम विकास और तरक्की लाएंगे, तो जो हमारे जो प्रदेश की जो हमारे सरकार हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी लगेगा कि हमारे पक्ष में, हमें भी इसके साथ साथ करना चाहिए। तो ये लगेगा, फिनेस की जरूरत है, मतलब उसको अच्छी तरह से संभालना होगा। जो शुरू में हमने बात की ये पूरा चुनाव बीजेपी ने इसी पर लड़ा, सुशासन और विकास पे, और इसको सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझा। लेकिन अब जब काम शुरू होगा, और हम लोग जिस तरीके से जानते हैं, बड़ा मुश्किल होता है गेस कर पाना कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, लेकिन जाहिर है कि वो एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप काम शुरू करेंगे, तो भी कुछ बड़े काम शुरू में होंगे। तो ये जो 2 वादे हैं, गवर्नेंस और डेवलपमेंट, इसमें क्या हम शॉर्ट टर्म में होते हुए देखने जा रहे हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ा मुझे चैलेंज लग रहा है, मतलब 2 चुनौतियां हैं जिन्हें झेलना बड़ा मुश्किल है, और उसके थ्रू हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एक इनोवेटिव ब्रेक थ्रू हम लोग मेजर लें इनको संभालने के लिए। पहला तो महंगाई, जिसकी हमारी बात हुई, तो महंगाई पे हम कैसे काबू लाएं, और दूसरी बात फिस्कल डेफिसिट। ये जो हम जिस जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि महंगाई और फिस्कल डेफिसिट है, इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अंत में क्या करना पड़ेगा कि जो सब्सिडीज हैं उनको हमको रैशनलाइज करने पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, कि जब सब्सिडी जो आज के समय 2 to 3% ऑफ जीडीपी है, उनको कम करिए, तब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सब्सिडी को इफिशियंसी के साथ जरूरतमंद को डिलीवर किया जा सके, ये ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसको डिलीवर करने का स्ट्रक्चर सरकार के पास मौजूद ही नहीं है। तो इस साल में तो सब्सिडी कंट्रोल होगी नहीं, सरकार की बोरोइंग भी अगर कम नहीं होगी, तो फिस्कल डेफिसिट तो बना रहेगा। नहीं, बिल्कुल, तो यही तो है जो आज के समय में जो हमारे आने वाले वित्त मंत्री हैं, जो इनको समझना पड़ेगा कि ये जो जाल है, जैसे मैंने कहा, ये ट्रैप बना हुआ है, ये फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन का जो ट्रैप ये यूपीए सरकार ने छोड़ के गई है, जो हमारी विरासत है, इसको कैसे क्या हमको ऐसे माहौल में, और ऐसा ही वित्त मंत्री होना चाहिए, ऐसा वित्त मंत्री मिलेगा जो ये कह सके कि सरकार ने वादे किए हैं, आपको ये सारे काम करने हैं, लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, और मैं बता रहा हूं उसी टाइम टेबल पर चलिए। क्योंकि अगर ये आदमी बहुत ही एक तरीके से ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं है, तो मुसीबत आने वाली है। नहीं, सही बात है, सही बात है। देखिए, जब मेरे पिताजी वित्त मंत्री बने थे 98 में, 1998 में, फिर पोखरण भी हुआ था, और मुझे लगता है कि उन्होंने जिस कामयाबी से, जिस योग्यता से देश को आगे बढ़ाया, वो इसलिए था क्योंकि वो देश के साथ उन्होंने जो भी कड़वा सत्य था उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की। ये क्लैरिटी है आपके सहयोगियों में कि कड़वा सत्य बोलना पड़ेगा, भले ही हमको स्लो मोशन में जाना पड़े, और कोई बिग बैंग जादुई चमत्कारी अनाउंसमेंट हम ना करें, और जनता को हम समझा दें कि मुश्किल का वक्त है, अभी तो ये करना है। नहीं, दोनों बातों की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस ट्रैप में से निकलने के लिए एक समाधान है, एक उपाय है, और वो उपाय है जिसको कई बार मैंने कहा है कि हमें एक रोड मैप तैयार करना है।
हमें रोड मैप देना है, क्योंकि देखिए जो शेयर बाजार के लोग हैं, जो कैपिटल हमें देंगे वगैरह वगैरह, अगर आप उनको दिखाइए कि इस तरीके से हम निकल सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी माइंडसेट दिखता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बनाना तत्काल तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हमको अगर अपनी कमाई बढ़ानी है और एक्सपोर्ट से बढ़ानी है तो जो ड्यूटीज वगैरह के टूल्स होते हैं उसके जरिए कुछ और ज्यादा अच्छा माहौल बना दिया जाए ताकि हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में बहुत सारे रिपोर्ट्स लिखे गए हैं, मैंने कई रिपोर्ट्स खुद अपने आप पढ़े हैं, कई विद्वानों ने बातचीत की है इस पर मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई जादू की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बड़ी साधारण बात है। साधारण बात यह है कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बस यही होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार हो, बिजली हो, पानी हो, लैंड एक्विजिशन आराम से हो जाए, और जो हमारा मार्केट ही इतना बड़ा है, चाहे गाड़ी में देखिए, फोन पे देखिए, कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, इतना बड़ा विशाल हमारा मार्केट है हिंदुस्तान में, और 2 से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने वाली है, कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर दें और जमीन दें। चाइना ने और क्या किया? चाइना की कोई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी नहीं थी, बस इंफ्रास्ट्रक्चर था, जमीन था। एक बार उन्होंने ये दिखा दिया लोगों को ये सब है, टैक्स पॉलिसीज बड़ी फ्रेंडली हैं, स्टेबल हैं, फटाफट मैन्युफैक्चरिंग आ गया। तो हमें ये चीज देखनी है। जी, एक बात नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं, वो है कि पूरे फॉरेन अफेयर्स रिलेशनशिप जो हम मैनेज करते हैं, एमईए को दरअसल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये पूरा विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए फोकस एरियाज हैं। जाहिर है कि अमेरिका बड़ा पार्टनर है, चाइना बड़ा पार्टनर है, कुछ दूसरे यूरोपीय देश हैं, अब जापान है, लेकिन इसमें एक बड़ा परिवर्तन विदेश व्यापार बढ़ाने के क्षेत्र में आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि जो हमारे जो राजदूत वगैरह हैं वो आज के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा ही जियो पॉलिटिक्स और थोड़ा कम जो आर्थिक विषय हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ वो ज़्यादा जोर ज़रूर देने को कोशिश करेंगे। और जो हमारी जो फॉरेन सर्विस है, और आपको शायद मालूम होगा कि मेरे जीजा जी खुद चीन के राजदूत हैं, इसलिए मुझे कुछ जानकारी है कि भाई फॉरेन सर्विस में क्या हालात है। हमारी फॉरेन सर्विस जो है बहुत छोटी है। लोग कहते हैं ना कि न्यूजीलैंड की जितनी बड़ी फॉरेन सर्विस है उतनी हिंदुस्तान की फॉरेन सर्विस है, तो ये तो कोई शोभा नहीं देता इतना बड़े विशाल देश के लिए इतनी छोटी फॉरेन सर्विस। तो हमें बहुत सारे और ऑफिसर्स की जरूरत है, काडर की जरूरत है, जो बाहर जाएं, विदेश में जाएं और हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट है, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है, उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो 26 तारीख को एक शपथ हो जाएगी और एक नई सरकार सामने आ जाएगी। जयंत जी, आप किस रूप में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं सरकार में? देखिए, मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं। मैं राजनीति में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं हजारीबाग की जनता की सेवा करना चाहता हूं, देश की जनता की सेवा करना चाहता हूं। जो भी मुझे दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, मैं वफादार कार्यकर्ता हूं, वो पूरी जिम्मेवारी में निभाने की कोशिश करूंगा। चलिए, इंशाअल्लाह आपको आपकी नई भूमिका के लिए और बढ़ती हुई जिम्मेदारियां आपको और मिलें, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।